हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी 3rd वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि डेनमार्क लॉन्च कोलैबोरेशन इनिशिएटिव विथ इंडिया ऑन द ग्रीन फ्यूल्स। डेनमार्क के द्वारा इंडिया के साथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर। ग्रीन फ्यूल्स का मतलब जो फ्यूल्स जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तब वो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 एमिशन नहीं करते, बराबर ना। तो ऐसे फ्यूल्स को बोला जाता है ग्रीन फ्यूल्स, बराबर ना। तो ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर काम करने के लिए डेनमार्क ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इंडिया के साथ। और इस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। चलो, डेनमार्क हैज़ लॉन्च ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI, an initiative to boost the collaborative efforts between the India and Denmark in the sustainable energy solution sector। और ये कहाँ पे ये पार्टनरशिप की गई इंडिया और डेनमार्क के बीच में? तो तमिलनाडु के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी 2024 की, बराबर ना। उसके अंदर डेनमार्क ने इंडिया के साथ मिलकर एक अलायंस लॉन्च किया, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया, बराबर ना, ताकि ये दोनों देश सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए और आगे काम कर सके, बराबर ना। और हम आगे बात करें कि इंडिया ने ऑलरेडी डेनमार्क के साथ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस करने के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर काम करने के लिए ऑलरेडी पार्टनरशिप करके रखी है, और इसी पार्टनरशिप के अंडर में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, दिस विल ऑल्सो सपोर्ट बोथ नेशंस इन एडवांसिंग द जॉइंट ग्लोबल गोल टुवर्ड्स द कार्बन न्यूट्रलिटी। पूरी दुनिया का एकमात्र गोल अभी टारगेट पे है, कौन सा? कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना। अलग अलग देशों ने अलग अलग ईयर्स को टारगेट बनाया है कि हम 2050 में कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। कोई देश ने बोला हम 2070 के अंदर कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। मतलब हर एक देश यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बनने की बात कर रहा है, और इसी को टारगेट रखते हुए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है डेनमार्क और इंडिया के द्वारा, बराबर ना। ओके, this initiative aims to promote the sustainable growth in India by fostering collaboration among the business, government entities, research institutions and financial stakeholders from both the Indian and Danish sectors। बराबर ना। क्या कह रहा है कि ये जो इनिशिएटिव का जो मेन पर्पस है डेनमार्क का, वो इंडिया के अंदर सस्टेनेबल एनर्जी के ग्रोथ को और आगे बढ़ावा देना। कैसे? तो बिज़नेस को जोड़ के, गवर्नमेंट एंटिटीज़ को साथ में लेके, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को साथ में लेके, सभी के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट से सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर और आगे रिसर्च करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये मेन मुद्दा है इस इनिशिएटिव का, बराबर ना। ओके, और 9 प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो डेनमार्क की है, जो ऑलरेडी सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, उन्होंने प्लेज लिया है कि वो इस इनिशिएटिव के अंडर में इंडिया को सपोर्ट करेंगे, बराबर ना। इंडिया को सपोर्ट करेंगे, राइट। कौन कौन सी 9 ऑर्गेनाइजेशंस है वो आपके लिए काम की नहीं है, लेकिन आपको जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि ग्लोबल ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क इंडिया को सपोर्ट कर रहा है सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर डेवलप होने के लिए, बराबर ना, इस इनिशिएटिव के अंदर में, बराबर ना। ओके, ओके, अगर मैं इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इसको डेवलप किया गया कौन सी पार्टनरशिप के अंडर में? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर में। मैंने आपको बताया था ना कि डेनमार्क और इंडिया ने ऑलरेडी ग्रीन फ्यूल सेक्टर के अंदर ऑलरेडी एक पार्टनरशिप करके रखी है जिसका नाम है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 के अंदर, और उसी के अंडर में ये अलायंस लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और ये जो मेन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी इंडिया और डेनमार्क के बीच में, उनका मेन फोकस क्या था? ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना, बराबर ना। और ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर पावर। इट डज नॉट एमिट एनी ग्रीन हाउस गैसेज, बराबर ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये पानी को कैसे स्प्लिट करना है? पानी को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किया जाता है,
अभी ये इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हमने रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की तो उसके माध्यम से हमने जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर डेवलप होने के लिए इंडिया ने डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप की थी, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 के अंदर, बराबर ना। और उसी पार्टनरशिप के अंडर में डेनमार्क इंडिया को अभी हेल्प कर रहा है इस अलायंस को लॉन्च करके, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, बराबर ना। ओके, अगर मैं डेनमार्क के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो उसके पीएम मैटी फ्रेडरिक्सन है, कैपिटल कोपेनहेगन, और करेंसी कौन सी है, डेनिश क्रोन है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडियन आर्मी ने अभी इंडियनियसली डेवलप किया है एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव, इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में बात करें। ओके, द इंडियन आर्मी हैज़ इंडियनियसली डेवलप एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम कॉल्ड संभव। संभव का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन टू इन्हेंस नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज़। अभी देखो, हर एक व्यक्ति कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकता है, राइट ना, उसके पास राइट्स है, वो कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या बोला है कि आर्मी के अंदर जो कुछ क्रिटिकल व्यक्ति है, जिनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होती है देश के बारे में, और वो ऑफिसर्स जब एक कोई दूसरे ऑफिसर के साथ बातें करते हैं तो उनके फ़ोन को हाईजैक करके, उनके फ़ोन को हैक करके उनकी बातों को सुना जाता है, और फिर वो देश की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि कुछ कैडर के ऑफिसर्स को अभी संभव फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा, बराबर ना। संभव फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही ये फ़ोन बनाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, बराबर ना, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, राइट। तो ये संभव मोबाइल इकोसिस्टम इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च की गई है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। कोई एप्पल के कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया, कोई सैमसंग की टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया, इंडिजिनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है, बराबर ना। इस मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है, संभव। संभव का फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, बराबर ना, राइट। संभव ऑपरेट्स ऑन द स्टेट ऑफ द आर्ट, इंडियसली डेवलप किया गया एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, इसके अंदर ध्यान में रखना है, बराबर ना। और इट वॉज डेवलप इन कोलाब्रेशन विद द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फ्रॉम द एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री और एकेडमीज, तो सभी ने साथ में मिलकर इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप किया है। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो संभव एड्रेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ द मोबाइल नेटवर्क टू eavesdropping, thereby minimizing the risk of compromising the information of security on the mobile devices, बराबर ना। अल्टीमेटली यहाँ पे ये संभव मोबाइल को क्यों डेवलप किया गया है कि जो चीज़ों को हैक किया जाता है, जो चीज़ों को सुनी जाती है इलीगली, वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर लीक होने की वजह से होता है, फॉल्ट होने की वजह से होता है। तो ऐसा कोई फॉल्ट ना हो, इसके लिए इंडियसली डेवलप करके यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेवलप किया गया है, जिसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई डिकोड नहीं कर सकता। ऐसे फॉर्म में यहाँ पे इसको डेवलप करके इससे मोबाइल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है, बराबर ना, राइट। This ecosystem is designed to provide a secure communication platform and is set to configure 35,000 sets in the 2 phases. टोटल 2 फेज़ के अंदर 35,000 ऐसे डिवाइस को लॉन्च करने का प्लान है। और अभी फेज़ 1 मतलब 15 जनवरी 2024 तक 2500 सेट को बनाया है, और 2500 सेट को प्रोवाइड भी किया गया है इंडियन आर्मी के कुछ पर्सोनल्स को। और टोटल 35,000 सेट्स बनाने की बात चल रही है, बराबर ना, 31 मई 2024 तक, राइट। और संभव विल बी हैविंग अ मल्टी लेयर्ड इंक्रिप्शन सिस्टम विथ द पान इंडिया सिक्योर इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम फीचर्स द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिक्योर एप्लीकेशंस एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे भारत के ही कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कोई बाहर की कंपनी का यहाँ पे रोल नहीं है, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके।
और अगर मैं इंडियन आर्मी के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखना है। और आर्मी की स्थापना 1895 1895 के अंदर हुई थी, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको इस में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस रैंक्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन द ग्लोबल लिस्ट, बराबर ना? इसके बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड, रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। रिपोर्ट किसके ऊपर लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड, आईटी कंपनीज, आईटी सर्विस ब्रांड के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज का यहाँ पे लिस्ट लॉन्च किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। और टॉप किसने किया है? एसेंच्योर ने किया है। एसेंच्योर रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $40.5 बिलियन। और टीसीएस सिक्योर द सेकंड स्पॉट विद अ रिमार्केबल 11% राइज इन इट्स ब्रांड वैल्यू और $19.2 बिलियन की उसके ब्रांड वैल्यू हो गई है। और सेकंड नंबर, दुनिया के सेकंड नंबर की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है आईटी सर्विस के अंदर। और इन्फोसिस मेंटेन इट्स थर्ड स्पॉट ऑन द रैंकिंग विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $14.2 बिलियन, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और HCL Tech has emerged as the fastest growing IT service brand with a 15.9% year-on-year growth in brand value, बराबर ना? तो अगर आपको पूछा जाए अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट सबसे मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड कौन सी है? तो एसेंच्योर, सेकंड नंबर पे TCS, थर्ड नंबर पे इन्फोसिस, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग IT सर्विस ब्रांड कौन सी है? तो HCL Tech है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया महतारी वंदना योजना 2024, बराबर ना? इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 टू वुमेन एवरी मंथ अमाउंटिंग अ टोटल एनुअल फाइनेंशियल ऑफ ₹12,000, बराबर ना? तो ये महतारी वंदना योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे स्टेट के द्वारा वुमेन को यहाँ पे इकोनॉमिकल असिस्टेंस देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई है और हर बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनती है, बराबर ना? तो इसके लिए अभी रिसेंटली ये महतारी वंदना योजना जो वुमेन को हर महीने, हर एक वुमेन को हर महीने ₹1,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात चली है और एन्युअली ₹12,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा। और कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, बराबर ना? राइट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूँ कि कौन सी वुमेन को यहाँ पे इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो ओनली मैरिड वुमेन फ्रॉम द छत्तीसगढ़ आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। द एनुअल इनकम, अभी हर एक मैरिड वुमेन इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। जिन वुमेन की फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम हो वो यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। और वुमेन की एज 23 से 60 के बीच में होनी चाहिए। विडोज़, ऑर्फन्स एंड अबेंडन वुमेन कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम, बराबर ना? तो ऐसा नहीं है कि विडोज़, ऑर्फन्स और अबेंडन जो वुमेन हैं उनको भी यहाँ पे स्कीम का लाभ मिल सकता है। उनकी एज 23 से 60 के बीच में होनी चाहिए, उनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और बाकी हर एक मैरिड वुमेन इस योजना का लाभ ले सकती है। महंतरी वंदना योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टोटल 19 चिल्ड्रन को दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना? तो हमारे रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया टोटल 19 चिल्ड्रन को, 19 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को आप बोल सकते हो, बराबर ना? और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो विज्ञान भवन के अंदर आयोजित किया गया था। 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 19 चिल्ड्रन कौन कौन से हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा उसका अनाउंसमेंट किया गया है, बराबर ना? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, बराबर? ओके।
अभी अगर मैं अवार्ड्स की अगर बात करूँ तो ये जो अवार्ड्स टोटल 19 चिल्ड्रन कौन कौन से, वो उनके नाम नहीं पूछेगा आपको, बराबर ना। लेकिन ये बाल पुरस्कार अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अवार्ड्स आर कन्फर्ड अपॉन द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 18 ईयर्स। जो 5 से 18 साल के जो चाइल्ड है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, बाल पुरस्कार अवार्ड, बराबर। और कौन कौन से सेक्टर के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, ये 6 सेक्टर के अंदर अगर कोई चाइल्ड ने एक्सेप्शनल काम किया है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कितनी उम्र के चाइल्ड को, 5 से 18 साल के चाइल्ड को, बराबर, बाल पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना। टोटल 9 बॉयज़ है और 10 गर्ल्स हैं ये बाल पुरस्कार अवार्ड के अंदर इस बार जिनको अवार्ड दिए जाने वाला है, बराबर ना। कौन देता है, प्रेसिडेंट कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। ओके, तो कौन कौन से 6 सेक्टर के अंदर मतलब एक्सेलेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नई गाइडलाइंस लॉन्च की गई है कोचिंग सेंटर्स के लिए, बराबर ना, भारत के अंदर। तो उसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द न्यू गाइडलाइंस फॉर द कोचिंग सेंटर्स। कौन सी गाइडलाइंस हैं, तो एक्चुअली कुछ कंप्लेंट्स ऐसे रिसीव की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टूडेंट के द्वारा बहुत सारे सुसाइड्स, फायर इंसिडेंट्स, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ इन द कोचिंग इंसिडेंट्स, बराबर ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंप्लेंट्स आ रही थी सरकार के पास कि स्टूडेंट्स सुसाइड बहुत कर रहे हैं, फायर इंसिडेंट क्लासेस के अंदर बहुत हो रहे हैं, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ उनको क्लासेस के अंदर मिल रही है। तो ऐसे ही कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लॉन्च की गई है कोचिंग सेंटर्स के लिए, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। अभी एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे मुद्दा क्या है कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट कि जो चाइल्ड को इंकरेज करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही होगा कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6th और 7th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट्स JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिकल लाइन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा बोला गया है कि आप जो चाइल्ड अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, फाउंडेशनल फेज़ में है, आप उनको यहाँ पे इस उम्र में एडवांस टेस्ट देने के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स को बोला गया है, क्लियरली बोला गया है कि आप अपने कोचिंग सेंटर के अंदर 16 साल से छोटे बच्चे को ये पर्टिकुलर टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर नहीं करवा सकते, बराबर ना, प्रिपेयर नहीं करवा सकते, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गाइडलाइन लॉन्च की गई है, बराबर ना। ओके, द गाइडलाइंस हैव बीन फ्रेम्ड टू एड्रेस द नीड फॉर अ लीगल फ्रेमवर्क एंड मैनेज द अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट कोचिंग सेंटर। Only those with a minimum qualification of graduation are eligible to teach। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टीचर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में बात की कि हर एक टीचर जो फैकल्टी मेंबर है उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए तभी वो टीच कर सकता है, बराबर ना। गाइडलाइंस प्रोहिबिट द कोचिंग सेंटर्स फ्रॉम मेकिंग मिसलीडिंग प्रोमिसेस और एडवर्टाइजमेंट गारंटिंग रैंक्स और द गुड मार्क्स, बराबर ना। कोचिंग सेंटर को प्रोहिबिट किया गया है कि भाई आपको उनको मिसलीड नहीं करना है कि भाई आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो वो एक्चुअली एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स उनके माइंड में, ताकि वो लोग उसका एडमिशन करवा सके और अपना रिवेन्यू जनरेट कर सके, सिंपल, बराबर ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 6-7 स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कैसे इस टाइप के एग्जाम की तैयारी करवा सकते हो, बराबर ना। स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ओल्ड कैन नॉट बी एनरोल्ड। स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इज अलाउड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के बाद ही आप स्टूडेंट का एडमिशन करवा सकते हो ऐसी पर्टिकुलर टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, बराबर ना, राइट। और कोचिंग सेंटर्स आर मैंडेटेड टू हैव अ काउंसलिंग सिस्टम एज पर द गाइडलाइंस, बराबर ना। तो जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है उसी को अकॉर्ड करके कोचिंग सेंटर्स को बिहेव करना है। 16 साल से पहले कोई भी स्टूडेंट को एनरोल नहीं करवा सकता इस पर्टिकुलर टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना।
चलो ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आप सब ने पता ही होगा कि अयोध्या के अंदर रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो रामलला consecrated at the Ayodhya temple, the Pran Pratishtha took place during the 84-second मूल मुहूर्त, अ पार्ट ऑफ द लार्जर अभिजीत मुहूर्त, बराबर ना। तो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, बराबर ना, वो 84 सेकेंड का मूल मुहूर्त था, बराबर ना। ये जो मूल मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त का पार्ट होता है, बराबर, ध्यान में रखना है। और पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, उन्होंने इस मुहूर्त को, इस मूवमेंट को डिसाइड किया था कि इसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बराबर ना। ओके, द न्यू आइडल डिपिक्ट्स राम एट द एज ऑफ 5, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, वहाँ पे राम की एज 5 साल की दिखाई गई है, बराबर ना। एंड वॉज कार्व्ड फ्रॉम द ब्लैक स्टोन बाय द मैसूरू बेस्ड स्कल्प्टर अरुण योगीराज। अरुण योगीराज जी के द्वारा ये मूर्ति को बनाया गया है। और 50 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वेर अ पार्ट ऑफ द डिवोशनल मंगल ध्वनि, बराबर, मंगल ध्वनि का आयोजन किया गया था इसी मूवमेंट के ऊपर। और 50 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे प्ले किया गया था, बराबर ना। और ये इसको ऑर्केस्ट्रेट किसके द्वारा किया गया, तो अयोध्या के सेलिब्रेटेड पोएट यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा 50 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट किया गया था इस मूवमेंट को लाइव बनाने के लिए, बराबर ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी, बराबर, वो कौन से मुहूर्त में हुई, बराबर ना। तो ध्यान में रखना है मूल मुहूर्त, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर अभिजीत मुहूर्त। किसके द्वारा ये मुहूर्त डिसाइड किया गया था, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। और किसके द्वारा ये मूर्ति को बनाया गया, अरुण योगीराज जी के द्वारा। रामलला की एज यहाँ पे कितनी हमने डिपिक्ट की है, 5 साल की, बराबर ना। और 50 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके मंगल ध्वनि का आयोजन किया गया था। और इसको ऑर्केस्ट्रेट किसके द्वारा किया गया, अयोध्या के सेलिब्रेटेड पोएट यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, जापान बिकम्स अ 5th कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, बराबर ना। तो 2023 के एंडिंग में ही हमने मून के ऊपर प्रयाण किया था, आपको पता ही होगा, चंद्रयान 3। और हमने मून के साउथ पोल के ऊपर सक्सेसफुल लैंडिंग किया था। और दुनिया की पहली कंट्री बने थे इंडिया, बराबर ना, जिसने मून के साउथ पोल के ऊपर सक्सेसफुली लैंडिंग किया हो, बराबर ना। और अभी जापान बिकम द 5th कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, बराबर ना। जापान मून के सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बने हैं दुनिया का, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जापान बिकम द 5th कंट्री इन द हिस्ट्री टू मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस। और अर्ली ऑन 20 जनवरी 2024 स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, और उसका इस मिशन का नाम क्या था, स्लिम, टच डाउन इन इट्स टारगेट एरिया नियर द शिलोली क्रेटर साउथ ऑफ द लूनार इक्वेटर, बराबर ना। और इट इज़ कॉल्ड मून स्नीपर इन द जापानीज लैंग्वेज, बराबर ना। तो यहाँ पे जापान के द्वारा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, स्लिम मिशन को लॉन्च किया गया था, बराबर ना। स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो इसने लैंड किया कब, 20 जनवरी 2024 को, बराबर ना। और ये जापान 5वां कंट्री बना मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, बराबर ना। ओके, ये उसका सैटेलाइट है स्लिम, जो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, तो एक छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी कि जापान स्लिम स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन द मून और फर्स्ट फॉर द कंट्री, बराबर। जापान पहली बार मून के ऊपर उतरा, लेकिन दुनिया के अंदर वो 5वीं कंट्री बना जो सॉफ्ट लैंडिंग किया मून के ऊपर, बराबर ना। कौन सा सैटेलाइट भेजा उसने, स्लिम, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग, बराबर ना। इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिसेंटली मीटिंग हुई थी 15 से 19 जनवरी के बीच में दावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और उसी के अंदर इंडिया ने एक अलायंस लॉन्च किया है। अलायंस का नाम क्या है, अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। नाम से पता चलता है जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी को
इम्प्रूव करने के लिए एक अलायंस इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, बराबर ना। और अगर मैं इस मीटिंग के अंदर बात करूँ तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो स्मृति ईरानी जी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, और श्री हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हैं, श्री अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। तो ये तीन मिनिस्टर के द्वारा डावोस के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस अलायंस की बात करूँ तो ये अलायंस एक्चुअली लॉन्च किया गया था 6 सितंबर 2023 के अंदर, बराबर ना। और अगर मैं इस अलायंस के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूँ तो इस अलायंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस को साथ में लाना, ग्लोबल नॉलेज को साथ में लाना, नॉलेज को शेयरिंग करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और वुमेन के हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्राइज के ऊपर फोकस करना, बराबर ना। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी और इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक अलायंस लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, बराबर ना, राइट। और मेन मुद्दा है वुमेन के एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर फोकस करना, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट, नॉलेज शेयरिंग और ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, तो अभी रिसेंटली इंडिजिनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल को डिप्लॉय किया गया था अयोध्या के अंदर। देखो हमने कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ को कवर किया था कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, बराबर ना। ये इस टाइप का पोर्टेबल हॉस्पिटल है, बराबर ना। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के अंदर इस टाइप के क्यूब्स यहाँ पे बिछाए जाते हैं, बराबर ना, रिक्वायरमेंट के अनुसार। और टोटल 100 पेशेंट्स को एक साथ ये पोर्टेबल हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट नहीं, मात्र सर्जरी भी की जा सकती है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल को पहली बार डिप्लॉय किया गया था अयोध्या के अंदर, जब ही रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठापन हुआ उसके अंदर, बराबर ना। ओके, तो फिर से ये न्यूज़ में आया है तो फिर से हम इसको कवर कर रहे हैं कि इंडिया हैज़ डिप्लॉयड द इंडिजिनियस पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब अंडर द भीष्म एट अयोध्या फॉर इनॉग्रेशन सेरेमनी द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द राम मंदिर, बराबर ना। तो भीष्म इनिशिएटिव के अंडर में जो डेवलप किया गया है आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब, इसको इंडिया के द्वारा डिप्लॉय किया गया था कहाँ पे, अयोध्या के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस आरोग्य मैत्री एड क्यूब के बारे में बात करूँ तो इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल और इट इज़ डिज़ाइन इंडिजिनियसली अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग हित एंड मैत्री, बराबर ध्यान में रखना है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग हित एंड मैत्री। इस इनिशिएटिव के अंडर में ये आरोग्य मैत्री एड क्यूब को डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। दिस यूनिट इज मेड अप ऑफ 72 डिटेचेबल मिनी क्यूब्स, ईच बीइंग अ स्पेशलाइज स्टेशन फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, बराबर ना। तो जैसे मैंने आपको वो क्यूब बताए थे ना, ये हॉस्पिटल, ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसमें ऐसे टोटल 72 मिनी क्यूब्स, डिटेचेबल मिनी क्यूब से ये हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, बराबर ना। जी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इस मिनी क्यूब को खोल सकते हो, सिंपल, बराबर ना। ओके, और दिस मिनी क्यूब्स आर पैक्ड विद द एवरीथिंग एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ 100 इंडिविजुअल्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 48 आवर्स। 48 आवर्स के लिए उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ट्रीटमेंट ही नहीं, सर्जरी उनकी की जा सकती है, बराबर ना। टोटल ये 72 डिटेचेबल यूनिट्स के अंदर और 200 पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं एक साथ, बराबर ना, राइट। तो इसकी क्वालिटी क्या है कि वो लाइट है, पोर्टेबल है और कैन बी रैपिडली डिप्लॉयड एनीवेयर। और उसको पहली बार कहाँ पे डिप्लॉय किया गया, अयोध्या के अंदर, राम मंदिर के प्रतिष्ठापन के दौरान, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया 2000 करोड़ का अमृत प्रोग्राम, कहाँ पे, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। अब ये अमृत क्या है उसके बारे में देखते हैं और इसके अंदर में क्या क्या करने वाले हैं सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर, उसके बारे में देखते हैं।
Okay. The Atal Mission for the Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT, is a government initiative that aims to improve the quality of the life in the urban area. बराबर ना? तो देखो अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से पता चलता है कि अर्बन एरिया को रेजुविनेट करने के लिए और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। बराबर ना? मेन मुद्दा है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है अर्बन एरिया के अंदर। बराबर ना? तो इसी योजना का पार्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में जो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमृत मिशन का ही पार्ट है। बराबर है। ये अमृत मिशन कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये अमृत मिशन के अंडर में टोटल 90,000 हाउसेस को कंप्लीट किया गया सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर, और इसी प्रोजेक्ट को पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। बराबर ना? तो एक्चुअली अमृत मिशन के अंडर में एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और उसी योजना के अंडर में जो हाउसेस जो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर जो प्रोवाइड करने हैं ऐसे 90,000 हाउसेस को कंप्लीट किया गया और इसको अभी इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। बराबर ना? ओके, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो गवर्नर है महाराष्ट्र के रमेश बायस, सीएम है एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस एंड अजित पवार। बराबर ना? और प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मैं बात करूं जो अमृत मिशन के अंडर में इम्प्लीमेंट की जाती है, इज़ अ गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स हाउसिंग टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज इन द अर्बन एरिया। 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था और हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव के अंडर में इस योजना को लॉन्च किया गया था, और उसका इनिशियल टाइम पीरियड था 2021-22 तक हाउसिंग फॉर ऑल क्रिएट करना, लेकिन उसको अभी एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2024 तक। बराबर ना? तो आई थिंक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, अमृत मिशन के बारे में और महाराष्ट्र के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। बराबर ना? राइट। ओके, तो यहाँ पे अमृत के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखा है कि अमृत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2015 के अंदर, टू प्रोवाइड द नेशनल प्रायोरिटी बेसिक सर्विस दैट इज वाटर सप्लाई, सीवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट टू द हाउस होल्ड्स एंड बिल्ड एम्यूनिटीज़ इन द सिटीज़ विच विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर ऑल स्पेशली द पुअर। बराबर ना? तो देखो 2015 के अंदर एक तो अमृत मिशन लॉन्च किया गया, अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया कि जो अर्बन एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करके, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करके। राइट। अभी इसी मिशन के पार्ट में एक टारगेट रखा गया हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल 2021-22 का पहले टारगेट रखा गया था कि 2022 के एंड तक हम सभी को घर वाले कर देंगे, और इसी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी जहाँ पे सभी को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर घर प्रोवाइड किए जाते हैं। बराबर ना? और इसी योजना को 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड किया गया, और इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में अभी 90,000 अफोर्डेबल हाउसेस को अभी इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। बराबर ना? आई थिंक न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, स्टेट ऑफ द टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस के द्वारा। इसके बारे में बात करते हैं। द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द टीचर एजुकेशन एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस रिलीज अ रिपोर्ट, राइट टीचर फॉर एवरी चाइल्ड, स्टेट ऑफ द टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का टाइटल है, और ये रिपोर्ट को लॉन्च करने वाली संस्था है सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन द टीचर एजुकेशन, और ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ पे है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस के अंदर। बराबर ना? तो ये रिपोर्ट का नाम और उसको लॉन्च करने वाली संस्था का नाम आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अंदर इस संस्था ने 8 राज्यों को सर्वे किया गया है और क्वेश्चन आंसर ही की है टोटल 6000 टीचर से, प्रिंसिपल से, टीचर के कलीग से, और एनालाइज किया है गवर्नमेंट डेटा को। बराबर ना? टीचर के ऊपर जो गवर्नमेंट डेटा है उन सभी को। बराबर ना? ये सभी चीज़ों का यहाँ पे सर्वे किया गया है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। बराबर ना? ओके,
35 to 41% ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर्स, रिपोर्ट के अंदर क्या पता चला कि 35 से 41% जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं ना गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के अंदर, उनका अपने स्कूल लेवल पे मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट था ही नहीं, बराबर ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था ही नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, अरे ऐसे टीचर्स वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, बराबर ना। डिस्पाइट सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ओनली 46% ऑफ द प्राइमरी टीचर्स possess द डिप्लोमा मैंडेटेड टू टीच। गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट किया था कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल टीचर बनना है तो कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए उनके पास, बराबर ना, राइट। लेकिन मात्र 46% प्राइमरी टीचर के पास डिप्लोमा जो मैंडेटरी है टीच करने के लिए, वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है मात्र 46% प्राइमरी टीचर के पास, बराबर ना। इवन अमोंग द सर्टिफाइड मोस्ट स्कोर्ड लो, अगर जिनके पास सर्टिफिकेशन है भी उनका स्कोर एकदम कम है, 40 से 50% इन द एग्ज़ाम, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के अंदर मात्र 40 से 50% हासिल किए हैं। सिमिलरली जस्ट 32% पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड इंडिकेटिंग सुपर क्वालिटी, बराबर है, सब पार क्वालिटी। ओके, क्या कह रहा है कि जिन्होंने सर्टिफिकेशन लिया भी है तो वो सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने बहुत ही कम स्कोर किया है, 40 to 50% इन द एग्ज़ाम, और मात्र 32% ने पास किया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट, बराबर ना। ओके, और जो रिक्वायरमेंट टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो का रिक्वायरमेंट है, बराबर ना, कि हर 30 स्टूडेंट के सामने एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के अंदर, और हर 35 स्टूडेंट के सामने एक टीचर होना चाहिए अपर प्राइमरी के अंदर, वो भी मेट नहीं हो रहा है, बराबर ना। ओके, ये क्या कह रहा है कि टोटल ये जो संस्था है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द टीचर एजुकेशन, इसने इस रिपोर्ट के अंदर 8 स्टेट को सर्वे करते हुए क्या बोला है कि टोटल जितने भी टीचर्स हैं उसमें से 35 to 41% जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनका बेसिक सब्जेक्ट मैथ्स था ही नहीं अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके अलावा 46% प्राइमरी टीचर्स, उनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही नहीं है, बराबर ना, पढ़ाने का जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट ही नहीं है, और जिनके पास है उनके बहुत ही कम स्कोर आए हैं, बराबर ना। और जो प्राइमरी टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए कि हर 30 स्टूडेंट के सामने एक टीचर होना चाहिए और 35 स्टूडेंट्स के सामने एक टीचर होना चाहिए अपर प्राइमरी के अंदर, वो रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों के अंदर, बराबर, ऐसा ही रिपोर्ट बता रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, रिपोर्ट क्या कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, हाँ, और एक बात कि रिपोर्ट क्या कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर बेटर फैसिलिटी मिलती है, टीचर फेस लो अनइक्वल पे एंड लैक कॉन्ट्रैक्ट। देखो, प्राइवेट स्कूल के अंदर फैसिलिटी तो बेटर मिलती है लेकिन टीचर्स को पगार नहीं मिलता, फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनको ज़्यादा इतने नहीं मिलते हैं, बराबर ना। ओवर 50% ऑफ द फीमेल टीचर्स वर्क विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट्स, अर्निंग हाफ ऑफ द पब्लिक स्कूल टीचर। तो यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल में जो टीचर, मतलब सरकारी का स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे 50% आधा सैलरी मिलता है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को, बराबर ना, एक प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या होता है, तो टीचर्स, हर एक टीचर के ऊपर इतना सारा बर्डन होता है कि हर एक टीचर मल्टीपल क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, मल्टीपल ग्रेड्स के अंदर पढ़ाते हैं, बराबर ना। और डिक्लाइनिंग स्टूडेंट अटेंडेंस एंड अनसपोर्टिव पेरेंट्स एड टू डिफिकल्टीज इन द पब्लिक एजुकेशन, बराबर ना। और स्टूडेंट की अटेंडेंस भी पब्लिक स्कूल में इतनी नहीं होती, पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं होते, बराबर ना। इसके लिए वहाँ पे पूरा एक डीमोटिवेटेड माहौल ही चलता है, बराबर ना। तो ये सब चीज़ों को ओवरकम करके हमको एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर। ओके, तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।